पैन एम की मामूल की परवाज बंबई के सांता क्रूज हवाई अड्डे पर उतरी थी। ये परवाज वॉशिंगटन से म्यूनिख होती हुई बंबई आई थी। दोनों जर्मन सिफारतकार जिन्हें दिल्ली के काउंसलेट में खिदमात अंजाम देना थी, म्यूनिख से इस परवाज के जरिए बंबई पहुंचे थे, जहां से उन्हें अगले रोज एयर इंडिया की एक परवाज से दिल्ली जाना था। मामूल के मुताबिक उन्होंने अपना सामान उठाया और लाउंज से बाहर आ गए। चूंकि सिफारतकारों की आमदोरफ्त कोई ऐसा गैर मामूली वाकया नहीं था, न ही उन लोगों ने अपने सिफारत खाने को खुसूसी इंतजामात की दरखास्त की थी, न ही भारतीय वजारत दाखिला के लिए ये कोई खुसूसी केस था, इसलिए यहाँ कोई खास इंतजामात देखने में नहीं आ रहे थे। लाउंज के बाहर मौजूद टैक्सियों की कतार की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने एक टैक्सी में अपना सामान रखा और उसे हिल्टन होटल अपनी मंजिल बताकर बैठ गए। जैसे ही टैक्सी एयरपोर्ट से बाहर होटल की तरफ जाने वाली शाहराह की तरफ घूमी, 3 कारों ने मुख्तलिफ अतराफ से उसका ताक़ुब शुरू कर दिया। एयरपोर्ट के बाहर वाली सड़क कदरे सुनसान थी। एक ट्रैफिक सिग्नल के नजदीक टैक्सी रुकते ही 2 कारों ने टैक्सी को घेर लिया। एक कार टैक्सी के सामने रुक गई, जबकि दूसरी कार उसके बराबर रुकी, जिसमें से 2 पिस्तौल बरदार जिन्होंने अपने मुंह नकाब में ढांप रखे थे बाहर निकले और चंद सेकंड में उन्होंने अपनी पिस्तौलों के बल पर दोनों को टैक्सी से बाहर खींच लिया। दोनों को अलग अलग 2 कारों में डालकर वो लोग वहां से फरार हो गए। जाते जाते उन्होंने टैक्सी ड्राइवर के सर पर इतनी जोर से ज़रब लगाई थी कि उसके कई घंटे तक होश में आने के इम्कानात नजर नहीं आ रहे थे। दोनों सिफारतकार इस अचानक पड़ने वाली उफ्ताद से बौखला गए थे। उनके लिए ये सब कुछ इतना गैर मुतवक्के था कि सदमे से उनके मुंह से कोई ढंग की बात नहीं निकल रही थी। फिर वो कुछ सोचने के काबिल भी न रहे जब अचानक उनके मुंह पर क्लोरोफॉर्म से भीगे रुमाल रखकर उन्हें बेहोश कर दिया गया। दोनों के साथ ये अमल अलग अलग कारों में दोहराया गया था। दोनों कारें बर्क रफ्तारी से एयरपोर्ट के नजदीक ही एक बिल्डिंग की तरफ बढ़ रही थीं। ये एक सरकारी दफ्तर था जिसके बाहर उस वक्त सिर्फ एक चौकीदार पहरा दे रहा था। चौकीदार को उन्होंने 2-4 थप्पड़ रसीद करके भगा दिया और खुद 4 कमरों पर मुश्तमिल इस इमारत में घुस गए। दोनों कारें उन्होंने इमारत के अंदर पार्क की थीं। तादाद में वो 5 थे और 5 ने अपने चेहरे निकाबों से ढांप रखे थे। बेहोश जर्मन सिफारतकारों को कंधों पर लादे वो लोग इमारत के अंदर दाखिल हो गए थे। यूं लगता था जैसे उन्हें इस बिल्डिंग के कोने कोने की खबर है और उन्होंने पहले ही से तमाम मंसूबाबंदी कर रखी है। उन्होंने बेहोश सिफारतकारों को इमारत के एक कमरे में, जहां आरामदेह सोफे और कालीन बिछे थे, लिटा दिया। चंद मिनट बाद जब वो लोग होश में आए तो उनके सामने अपने चेहरों को अरबी रुमालों से छुपाए 3 मुसल्लह नौजवान मौजूद थे, जिन्होंने पिस्तौलों का रुख उनकी तरफ किया हुआ था, जबकि उनके दोनों साथी इमारत की छत पर मोर्चे संभाल चुके थे। इमारत सड़क के किनारे अलग थलग बनी हुई थी और उसकी पोजीशन ऐसी थी कि दूर से आते लोग भी साफ दिखाई देते। दोनों सिफारतकारों ने होश में आते ही पहला सवाल किया, कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? उनमें से एक नौजवान जो उनका लीडर मालूम होता था, दोनों को तजब्जुब में मुब्तला देखकर बोला, तुम्हारे तमाम सवालों के जवाबात मिल जाएंगे। फिलवक्त अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो फौरन अपनी काउंसलेट को फोन कर दो कि वो पुलिस को हिदायत कर दें। अगर पुलिस ने इस इमारत के इर्द गिर्द फटकने की कोशिश की तो हम तुम्हें फौरन गोली मार देंगे। फिलहाल अपने लोगों को यही बताना कि तुम दोनों ब्लैक सितंबर के हाथों अगवा हो चुके हो, लेकिन जब तक हम न चाहें ये खबर आउट नहीं होनी चाहिए। वक्त जाया न करो और हमारे कहने पर अमल करो। दोनों जर्मनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बेबसी से सर झुका दिए। दिल्ली में जर्मन काउंसलेट ने जैसे ही ये फोन वसूल किया, उसने सिफारत खाने में रेड अलर्ट का हुक्म दे दिया। अपने अमले को मीटिंग के लिए तलब करते हुए उसने दूसरे ही लम्हे भारतीय वजारत खारजा को हंगामी पैगाम की इत्तला दी। वजारत खारजा का सेक्रेटरी लाइन पर था। जर्मन काउंसिल जनरल ने उसे सूरत हाल की नजाकत समझाते हुए इस खबर को सीगाए राज में रखने की दरखास्त की और दोनों जर्मनों की जान की सलामती के लिए पुलिस या किसी दूसरी एजेंसी को फिलवक्त किसी भी इंतहाई इकदाम से रोकने के लिए कहा। सेक्रेटरी खारजा ने उसके पैगाम का टेप भारतीय सिक्योरिटी चेयरमैन को सुना दिया, जिसमें बंबई में आला हुकाम को एतमाद में लेकर इस मामले में खामोशी से कार्रवाई की हिदायत करते हुए उन्हें तंबीह करने के अंदाज में कहा कि किसी को भी अगवाकारों के नजदीक फटकने की इजाजत न दी जाए, सिर्फ उस इलाके को घेरे में ले लिया जाए। उसने हुक्मन जर्मन बाशिंदों की रिहाई का ऑपरेशन रॉ को सौंप दिया। सड़क पर दिखाई देते पुलिस की गश्ती जीप ने जब ड्राइवर की फरियाद पर कान न धरे तो ड्राइवर ने उन्हें बताया कि अगवा होने वाले गैर मुल्की हैं, तो उनके कान फौरन खड़े हो गए। पेट्रोल पार्टी ने अपनी जीप से वायरलेस पर कंट्रोल को इस हादसे की इत्तला दी। उसके साथ ही दूसरी इत्तला उस चौकीदार की पुलिस कंट्रोल रूम में पहुंची जिसको उन लोगों ने भगा दिया था। वो बेचारा भी किसी न किसी तरह गिरता पड़ता नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंच गया था। दोनों इत्तलात एसपी माथुर पर अजाब बनकर नाजिल हुई थी। उसे कुछ समझ
नहीं आ रहा था कि क्या करे। नया नया आला सिविल सर्विस का इम्तिहान पास करके आया था और उसे ये पोस्ट संभाले बमुश्किल 8-10 रोज ही हुए थे जब उसके कैरियर का सबसे मुश्किल केस आन पड़ा। फौरी तौर पर उसने पुलिस फोर्स को चौकीदार की निशानदही पर उस मकान को घेरे में लेने का हुक्म दिया था। पुलिस फोर्स के जवान अपनी राइफलें संभाले ट्रकों में सवार हो रहे थे जब अचानक ही माथुर ने उन्हें रुकने का इशारा किया। वो खुद एक जीप में उस मुहिम की कमांड कर रहा था। जीप में बैठे उसे चंद सेकंड ही गुजरे थे जब उसका टेलीफोन ऑपरेटर भागा हुआ आया और पुलिस कमिश्नर के फोन की इत्तला दी। माथुर बरक रफ्तारी से फोन पर पहुंचा। यस सर, उसने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा। मिस्टर माथुर, इस ऑपरेशन की मुकम्मल निगरानी रॉ करेगी और मुझे सख्ती से हिदायत की गई है कि हम इन लोगों की हिदायत के बगैर कोई भी कदम मत उठाएं। कमिश्नर ने मुख्तसर सा पैगाम दिया था। माथुर के माथे पर बल पड़ गए थे। ये हुक्म उसको पसंद नहीं आया था। उसके इलाके में इतनी संगीन वारदात हुई थी और अभी तक उसने कार्रवाई का आगाज ही किया था कि इंटेलिजेंस मैदान में आ गई थी। वो हाल ही में एकेडमी से फारिग होकर आया था और अपनी तरबियत को ही नौकरी की बुनियाद समझकर काम करना चाहता था। ये बड़ी गैर उसूली बात थी, लेकिन न जाने क्यों वो एहतजाज न कर सका। उसने पूछा, मुझे किन साहब से हिदायत लेनी होंगी सर? आगे से कमिश्नर की आवाज आई, कर्नल वास्तव से। कर्नल वास्तव ही इस ऑपरेशन के इंचार्ज हैं और वो अभी लाइन पर आ रहे हैं। गुड लक। उसके साथ ही पुलिस कमिश्नर लाइन से हट गया। अगले लम्हे कर्नल वास्तव रॉ का मकामी सरबराह उससे मुखातिब था। मिस्टर माथुर, आपकी फोर्स जाए वकुआ के नजदीक नहीं जाएगी। आप मेहरबानी करके इलाके को घेरे में ले लें, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि मुश्तबा मकान के 500 गज तक पुलिस का कोई जवान दिखाई न दे। हम अगवाकारों को मुश्तइल करके अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी करना नहीं चाहते। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। कर्नल वास्तव ने लगी लिपटी रखे बगैर उसे अहकामात सुना दिए। एसपी माथुर ने कहा, ठीक है कर्नल, लेकिन ये कुछ सही नहीं लगता। मेरा ख्याल है पुलिस को कुछ करने की इजाजत न देना ज्यादती होगी। बिलाखिर वो दिल की बात जबान पर ले ही आया। कर्नल वास्तव ने मुख्तसर सी बात की, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ यंग ऑफिसर, लेकिन सूरत हाल का सही अंदाजा नहीं है। माथुर ने कहा, ऑल राइट सर, और सिलसिला मुनक़ता करने के बाद अपने जवानों को नई हिदायत देनी शुरू कर दी। पुलिस के जवान इस अजीबोगरीब हुक्म पर मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते अपनी जगह पर वापस चले गए। माथुर ने उन्हें अगवाकारों के ठिकाने की तरफ जाने वाले रास्तों को घेरे में लेने का हुक्म दिया था और सख्ती से हिदायत की थी कि उसके हुक्म के बगैर कोई कार्रवाई न की जाए। जगदीश और रमेश की कहानी एक जैसी थी। दोनों ग्रेजुएट और बेरोजगार थे। दोनों एडवेंचर पसंद और जिंदगी में कुछ न कुछ कर गुजरने के मुतमन्नी थे। दोनों इकट्ठे ही रॉ के हत्थे चढ़े थे और अब बतौर सोर्स काम कर रहे थे। इस काम में पैसे तो उतने ज्यादा नहीं मिलते थे, लेकिन दीगर सहूलियात बहुत ज्यादा थी। यूं भी काम चूंकि उनकी मर्जी के ऐन मुताबिक था, लिहाजा दोनों बड़े खुश थे। इस दरमियान रॉ के लोगों ने उन्हें गैर सरकारी दफातर में मामूली मुलाजमतें भी दिलवा दी थी और उनकी दोस्तियां भी खास पुख्ता हो गई थी। रॉ के लिए लड़कियां हासिल करना उनके फराइज मनसबी में शामिल था और दोनों हजरात बढ़ चढ़कर ये खिदमात सरंजाम दे रहे थे। 2 साल से वो बतौर मुखबर काम कर रहे थे। इस दरमियान रॉ के लिए उन्होंने छोटे मोटे बेशुमार कारनामे सरंजाम दिए थे, लेकिन आज जो मुहिम उन्हें सौंपी गई थी, इस पर दोनों फूले न समा रहे थे। रॉ के किसी ऑफिसर ने उनके गुबारों में इतनी हवा भर दी थी कि वो हवा में उड़ने लगे। उन्हें बताया गया था कि उन्होंने रॉ के लिए 2 जर्मन सिफारतकारों को अगवा करना है और अपना ताल्लुक ब्लैक सितंबर की तंजीम से जाहिर करना है। बाकी सारा काम रॉ ने खुद करना था। 3 वैसे ही गधे और 2 कारें उन्हें फराहम कर दी गई थीं। ये तीनों गधे उनके डिस्पोजल पर थे, जिस तरह वो चाहते उन्हें इस्तेमाल कर सकते थे। जगदीश ने इस मुहिम की कमांड संभाली थी और रमेश उसका असिस्टेंट मुकर्रर हुआ था। पांचों के साथ रॉ ने 2 मरतबा इस ड्रामे की रिहर्सल की थी। इस दरमियान उन्हें बम्बई के बेहतरीन होटलों में ठहराया गया था और हर मुमकिन अय्याशी करवाई गई थी। पांचों को रॉ के अफसरान बार बार इस बात की यकीन दहानी करवा रहे थे कि वो अजीम तर मुल्की खिदमात अंजाम देने जा रहे हैं और उनके काम की इंतहाई खुसूसी नौयत के पेश नजर इस मिशन के खात्मे पर उनकी प्राइम मिनिस्टर से खुसूसी मुलाकात का बंदोबस्त भी करवाया गया है, ताकि वजीर आजम उनकी मुनासिब हौसला अफजाई कर सकें। इस दरमियान उन्हें यह भी बताया गया कि उनकी जरा सी गलती या घबराहट से भारत माता की आलमी सतह पर बदनामी हो सकती है, इसलिए बहुत सोच समझ कर कदम उठाने की जरूरत है। उन्हें बार बार अपने आसाब पर काबू रखने की तलकीन की जा रही थी। इस ऑपरेशन की निगरानी पर मामूर रॉ के एजेंटों ने पुलिस को उनके नजदीक भटकने नहीं दिया था और उनका सारा काम प्रोग्राम के ऐन मुताबिक हो गया था और कोई अड़चन पेश नहीं आई थी। कामयाबी से दोनों जर्मन सिफारतकारों को यहाँ तक पहुँचाने पर उनका एतमाद बहुत बढ़ गया था और वो समझने लगे थे कि बाकी मामलात भी तयशुदा प्लान के मुताबिक अंजाम पा जाएंगे।
जर्मन सिफारतकार एक खुसूसी परवाज के जरिए दिल्ली से बंबई आए थे क्योंकि अगवाकारों ने उनके अलावा और किसी से बात करने से इनकार कर दिया था। ये अगवाकार बड़े जबरदस्त तरबियत याफ्ता थे और उनकी किसी हरकत से इस बात का शायबा नहीं गुजरता था कि वो अनट्रेंड हैं। बज़ाहिर अपनी हर हरकत से वो यूं जाहिर कर रहे थे जैसे वो जबरदस्त तखरीबकार गोरीले हैं। अगवाकारों के सरबराह ने काउंसिल जनरल से फोन पर राब्ता किया था जो उस दफ्तर के अंदर मौजूद था। उसने सबसे पहले धमकी दी थी कि इस मकान के गिरदा गिर्द कम से कम 100 गज तक किसी किस्म की ट्रैफिक या पुलिस को गुजरने की इजाजत नहीं। अगर उन्हें शक भी गुजरा कि कोई उस तरफ से गुजरा है तो वो अगवा कुनंदगान को हलाक कर देंगे। अगवाकारों के सरबराह ने अपना तारुफ ब्लैक सितंबर के हवाले से करवाते हुए जर्मन काउंसिल जनरल से कहा था कि 48 घंटे के अंदर अंदर उनके 2 साथियों को जो म्यूनिख में गिरफ्तार हैं रिहा करके बंबई पहुंचा दिया जाए। उसके बाद वो अपनी अगली प्लानिंग बताएंगे। फिलवक्त वो 48 घंटे के अंदर अंदर अपने साथियों को बंबई एयरपोर्ट पर देखना चाहते हैं। उसके साथ ही उन्होंने काउंसिल जनरल से कहा था कि अगर इस वाक़े की खबर इंटरनेशनल प्रेस तक पहुंची तो उनके दोनों साथी मारे जाएंगे। जर्मन काउंसिल जनरल ने उनके इस अजीबोगरीब हुक्म पर एहतजाज किया, लेकिन इस बात की जिम्मेदारी मैं कैसे कबूल कर सकता हूँ? आखिर बहुत से लोगों को इस वाक़े का इल्म है जिसमें भारतीय हुक्काम भी शामिल हैं। दूसरी तरफ से धमकी दी गई, ये हमारा दर्द सर नहीं। तुम भारतीय हुक्काम से कह सकते हो कि वो इस वाक़े की कोई सी तौजीह पेश करके प्रेस को मुतमईन कर दें, लेकिन ब्लैक सितंबर का नाम प्रेस में नहीं आना चाहिए। जर्मन काउंसिल जनरल ने कहा, देखो मिस्टर, तुम जो कोई भी हो, हमारे माजी के सुलूक से किसी गलत फहमी का शिकार मत हो जाना। अभी 15-20 रोज पहले हम तुम्हारे साथियों को रिहा करके जबरदस्त आलमी दबाव का शिकार हुए हैं। तुम जानते हो कि हम पर अमेरिका और यहूदी लॉबी का दबाव है। इसराइलियों ने हमें सारी दुनिया में बदनाम कर रखा है। मुझे उम्मीद है कि अगर तुम इन दोनों को रिहा कर दोगे तो जर्मनी में मौजूद तुम्हारे लिए नरम गोशा रखने वाले लोग तुम्हारे इस इकदाम को बहुत सराहेंगे। अपनी दानिस्त में जर्मन काउंसिल जनरल ने तुर्प चाल चली थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसका वास्ता दुनिया की 2 हेच तरीन इंटेलिजेंस एजेंसियों से था। दूसरी तरफ से संगीन धमकी दी गई, जहन्नम में जाओ तुम और तुम्हारी साख। हमने इस गुफ्तगू से वक्त गिनना शुरू कर दिया है। 48 घंटे बाद अपने साथियों की लाशें वसूल कर लेना या फिर हमारे साथियों को ले आना। इस दरमियान हमसे राब्ते की कोशिश न करना। और दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता हो गया। जर्मन काउंसिल जनरल को टेलीफोन पर गुफ्तगू के लिए खास तौर से अलग लाइन फराहम की गई थी। वो इस सूरत हाल पर चकरा कर ही तो रह गया था। दूसरे ही लम्हे वो अपने मुल्क में आला हुकाम को सूरत हाल की संगीनी से बाखबर कर रहा था, जहाँ से उसे फिलवक्त देखो और इंतजार करो का हुक्म मिला था। उसने भारतीय हुकाम तक अगवाकारों की ये धमकी पहुंचा दी थी कि इस खबर को किसी भी सूरत प्रेस तक नहीं जाना चाहिए, वरना सिफारतकारों की जान को खतरात लाहक हो सकते हैं। भारतीय हुकाम ने उसे हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया था और कहा था कि वो जर्मन हुकूमत के साथ भारतीय ताल्लुकात को कभी मुतासिर नहीं होने देंगे और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि सिफारतकारों की जानें बचाई जा सकें। उसके साथ ही भारतीय वजारत खारजा ने जर्मन काउंसिल जनरल से बजाते खुद दरखास्त की कि वो अपनी हुकूमत तक उनके गम गुस्से के जज्बात पहुंचाते हुए उनसे दरखास्त करे कि अगवाकारों के मुतालिबात हरगिज न माने जाएं और उनके खिलाफ जबरदस्त मज़ाहमत की जाए। जर्मन इंटेलिजेंस चीफ माइकल गॉड जर्मन चांसलर और उसकी काबीना के हंगामी इजलास में मौजूद था। भारत में जर्मन काउंसिल जनरल की तरफ से होने वाली गुफ्तगू के एक एक पल की रिपोर्ट उनके सामने मौजूद थी। जर्मन चांसलर और उसकी काबीना ने 3 घंटे मुसलसल बहस के बाद इस बात का फैसला किया था कि वो ब्लैक सितंबर के मुतालिबात नहीं मानेगी, क्योंकि इससे पहले भी उनकी धमकी पर फलस्तीनी दहशतगर्दों को रिहा करने के बाद से हुकूमत को आलमी सतह पर जबरदस्त शर्मिंदगी का सामना था। इस हंगामी मीटिंग में जीदा जर्मन दिमाग इकट्ठे हुए थे। हर कोई अपनी अपनी राय पेश कर रहा था, लेकिन अभी तक माइकल गॉड ने एक लफ्ज नहीं कहा था। उसने भारतीय इंटेलिजेंस रॉ के डायरेक्टर से बराह रास्त राब्ता कायम कर रखा था और अब तक इस वकूए की जो तफसीलात उसे मयसर हुई थी, उसके बाद से उसके जहन ने उसे एक नई राह सुझाई थी। एक इम्कान पैदा हुआ था। वो अपने साथियों से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में सोच रहा था। बार बार उसने चाहा कि अपने जहन से इस मफरूजे को झटक कर बाहर फेंक दे, लेकिन उसका जहन कोई दूसरी दलील मानने को तैयार नहीं था। अचानक ही वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। मौजूद हाजरीन, मैं माजरत खा हूँ, चंद मिनट के बाद हाजिर होता हूँ। मुझे फौरी तौर पर कुछ जरूरी काम करने हैं। बराह करम अपनी गुफ्तगू जारी रखिए। सारी काबीना चांसलर समेत उसके मुंह की तरफ देख रही थी। उसकी ये हरकत कतई पसंद नहीं की गई थी। वो इस तरह पोज कर रहा था कि जैसे उनकी बातों की तरफ तवज्जो ही न दे रहा हो। अपने साथियों की तरफ देखे बगैर वो उठकर दूसरे कमरे में आ गया। चंद मिनट बाद ही वो उस कमरे में रखे महफूज टेलीफोन के मुख्तलिफ नंबरों के बटन दबा रहा था।
करीबन 5 मिनट तक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 10-12 नंबरों पर फोन करने के बाद उसे बिलाखिर मतलूबा शख्स फ्रांस के शहर रे में एक नंबर पर मिल गया। दोनों 3-4 मिनट तक आपस में गुफ्तगू करते रहे, जिसके बाद उस शख्स ने शायद उसे वहीं कुछ देर इंतजार करने के लिए कहा था। इंतजार की ये घड़ियां तवील होती जा रही थीं। 5, 10, 15 मिनट गुजर गए। इन 15 मिनटों में माइकल गॉड ने 3 सिगार फूंक डाले थे, कॉफी के 2 बड़े मग खाली कर दिए थे। इस दरमियान दूसरे कमरे में मीटिंग में मसरूफ लोग उसकी गैर हाजिरी पर मुसलसल कुड़ते रहे। काबीना में मौजूद उसके मुखालिफिन ने जर्मन चांसलर से माइकल गॉड के रवैये पर बाकायदा एहतजाज करते हुए उसे गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करार दिया था। इस सारी मंडली में सिर्फ जर्मन चांसलर ऐसा शख्स था जो माइकल गॉड के खिलाफ इन रिमार्क्स का कतई नोटिस नहीं ले रहा था। वो जानता था कि उसका इंटेलिजेंस चीफ क्यों उठकर बाहर गया है। शायद जर्मन चांसलर ही वो वाहिद शख्स था जो इस मीटिंग में वही सोच रहा था जो मफरूजा कायम करके माइकल गॉड यहाँ से रुखसत हुआ था। उसने फिल वक्त अपने साथियों को मुतमईन करना था जब तक माइकल गॉड की तरफ से कोई हतमी जवाब न मिल जाता। दूसरे कमरे में मौजूद माइकल गॉड के सामने रखे फोन की घंटी बजी तो वो उकाब की तरह उस पर झपटा। उसके मुंह से निकला उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक ये मतलूबा फोन कॉल ही थी जिसका उसे इंतजार था। दूसरी तरफ से मिलने वाली इत्तला पर वो सिर्फ हाँ करता रहा। करीबन 3-4 मिनट तक उधर से मिलने वाली इत्तलात के नोटिस उसने अपने सामने रखे लेटर पैड पर मुंतकिल किए और सिलसिला मुनक़ता हो गया। लेटर पैड से वही कागज फाड़ कर उसने अपनी आंखों के सामने किया हुआ था। अपने नोट्स पर उसने दोबारा नजर डाली। अब वो एक तरह से इस सारी मालूमात को जो उसे फोन के जरिए हासिल हुई थी हिफ्ज कर चुका था। कागज को उसने अपने सिगरेट लाइटर से आग दिखा दी थी और जब तक उसकी नजरों के सामने सारा कागज जल कर राख न हो गया वो अपनी जगह मौजूद रहा। उसके बाद वो इंतहाई मुतमईन अंदाज में चलता हुआ मीटिंग रूम में आ गया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं थोड़ी गैर हाजिरी और कतई गैर इखलाकी हरकत पर माजरत खा हूँ, लेकिन उम्मीद है कि मेरे काम की नौयत के पेश नजर आप मुझे माफ कर देंगे। इतना कहकर वो दोबारा सीट पर बैठ गया। इस दरमियान तमाम हाजरीन अपने दिल का गुबार निकाल चुके थे। माइकल बोला, हजरात, मैं आपको मुत्तला करना जरूरी समझता हूँ कि अगवाकारों की तरफ से दिए गए वक्त के हम 4 कीमती घंटे जाया कर चुके हैं, जबकि हमारा वास्ता ब्लैक सितंबर जैसी खतरनाक तंजीम से है। उम्मीद है आप वक्त की नजाकत का एहसास करेंगे। वजीर दाखिला ने खड़े होकर कहा, मेरे ख्याल से माइकल गॉड कोई अहम बात करने जा रहे हैं। चांसलर ने अचानक ही अपना रुख उसकी तरफ करते हुए माइकल गॉड के कोट में गेंद फेंक दी। माइकल ने कहा, जनाबे वाला, मैं आप तमाम जिम्मेदार साहिबान की तवज्जो एक इंतहाई संगीन मामले की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ। सारी गर्दनें उसकी तरफ मुड़ गईं, तमाम आंखें उसके चेहरे पर जम गईं। माइकल बोला, अगवा करने वालों का ताल्लुक ब्लैक सितंबर से नहीं है। उसके मुंह से निकलने वाले ये अल्फाज एक बम की तरह उन लोगों के अजहान पर फटे। करीबन सब लोग ही अपनी जगह पहलू बदल कर रह गए। एक चांसलर की शख्सियत ऐसी जरूर थी जो अपनी जगह मुतमईन होकर बैठा रहा। जाहिर है हमें हैरत ही हुई होगी आपकी बात पर, एक वजीर ने कदरे चिढ़कर कहा। माइकल ने कहा, ये तयशुदा और हतमी बात है। मेरे पास ऐसे तमाम शवाहिद मौजूद हैं जो मेरी बात को सच्चा साबित करेंगे। उसने फातिहाना नजरों से हाजरीन की तरफ देखा। उसके बाद वो लगातार बोलता चला गया। उसने मुसलसल दलाइल देकर साबित कर दिया था कि वो जो कुछ कह रहा है वो सच है। वहाँ मौजूद लोगों को अब उसकी बात कुछ समझ में आने लगी। वजीर दाखिला ने सवाल किया, फिर ये लोग कौन हो सकते हैं? माइकल गॉड ने हाजरीन की आंखों में झांकते हुए कहा, मोसाद। गो कि अभी मैं एक मफरूजे पर बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे खदशात यकीनी साबित होंगे। ये मोसाद और भारतीय इंटेलिजेंस रॉ की मिली भगत है। शायद ब्रिगेडियर शमीर हमें गुज़श्ता गलती की सजा देना चाहता है। मोसाद का मोटो है इंतकाम। ये लोग हमसे उस बात का इंतकाम ले रहे हैं कि हम सैकड़ों मुसाफिरों की जान से क्यों न खेले। वो चाहते थे कि जहाज भले बेगुनाह मुसाफिरों समेत तबाह हो जाए, लेकिन अजीम इसराइल पर आंच न आए। उन्होंने कैदी भी हमसे छीनने की कोशिश की थी, लेकिन अपनी हर कोशिश में नाकामी के बाद अब तिल मिलाकर उन्होंने ये घटिया हरकत की है। वजीर दाखिला ने अगला सवाल किया, क्या आप ये बात पूरे वसूख से कह सकते हैं? माइकल ने कहा, अपनी जाती हैसियत से मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ। हालांकि अभी तक मैं एक मफरूजे की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ और जनाबे वाला, मैं आपको किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं करना चाहता। मुझे इंतहाई अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि अगर यही बात सही हुई जो मेरे जहन में आई है, तो फिर शायद हमें अपने 2 बेहतरीन शहरियों की जिंदगी से हाथ धोने पड़े। उसकी आखिरी बात ने महफिल पर सन्नाटा तारी कर दिया। इस मर्तबा चांसलर बराह रास्त मुखातिब हुआ, क्या इस सूरत हाल से बच निकलना मुमकिन है? माइकल ने कहा, हकायक की जबान में नहीं। हमारे लिए दुश्मन ने कोई रास्ता खुला नहीं छोड़ा। फर्ज कीजिए हम कैदियों की रिहाई का फैसला भी कर लें तो
वो सारी दुनिया में जलील होकर रह जाएंगे। चलिए ये खतरा भी मोल लिया जा सकता है, लेकिन जैसे ही उन्हें इस बात की खबर हुई फौरन प्रेस को इत्तला कर देंगे और अगवाकारों को बहाना मिल जाएगा। आप जरा उनकी प्लानिंग तो देखिए कि अगवा करने वाले अपने साथ रेडियो लेकर गए हैं जिस पर वो दुनिया भर की खबरें सुन रहे हैं और उनका कहना है कि ये खबर कभी पोशीदा नहीं रह सकती। ये लोग बीबीसी से खबर दे देंगे और टाएं टाएं फिश जनाबे वाला उस इमारत में मौजूद 7 आदमियों में से कोई जिंदा बाहर नहीं आ सकता। रॉ वाले सबूत मिटाने के लिए अगवाकारों को भी मार डालेंगे जो उनके अपने लोग हैं। जनाबे वाला मैं अपनी दानिस्त में एक आखिरी कोशिश करने जा रहा हूँ। मुमकिन है इस तरह दुश्मन को इल्म हो जाए कि हम बेखबर नहीं हैं। आप भारतीय हुकूमत से इजाजत लीजिए कि हमारे कमांडोज कार्रवाई करें और अपने शहरियों को रिहा करवा लें। हाजरीन पर सन्नाटा तारी था। माइकल गॉड के इंकशाफात ने उन्हें मबहूत करके रख दिया। जर्मन इंटेलिजेंस के चीफ ने उन्हें बताया था कि उसने अपने बेहतरीन जराए से इस बात की तस्दीक करवा ली है कि इस कार्रवाई से ब्लैक सितंबर का कोई ताल्लुक नहीं। उसके पास अपनी इस बात को सच साबित करने के लिए तमाम शवाहिद भी मौजूद थे। चांसलर बड़बड़ाया, बहुत घटिया हरकत है ये। माइकल गॉड ने उसका साथ दिया, बेशक जनाब, लेकिन अफसोस हम इस घिनौनी हरकत को अगर बेनकाब भी करें तो भी हमारे बेगुनाह शहरियों की जिंदगियां महफूज नहीं रह सकती। चांसलर ने हतमी लहजे में कहा, जो कुछ मुमकिन है कर गुजरो, मुझे बाहर सूरत अपने शहरियों की सलामती अजीज है। थोड़ी देर बाद ये अहम मीटिंग बर्खास्त हो गई। ब्रिगेडियर शमीर ने इंतहाई अहम जराए से ये इत्तला मौसूल कर ली थी कि जर्मन हुकूमत को उन लोगों के काले करतूत का इल्म हो गया है। उसके लिए ये कुछ बायस परेशानी नहीं बल्कि बायस राहत था, क्योंकि यही वो चाहता था कि जर्मनों को अपनी ताकत का एहसास दिला सके। अगर उन्होंने 2 बेगुनाह फलस्तीनी रिहा किए थे तो उसके बदले यहूदी प्रोटोकॉल के मुताबिक वो 2 जिंदगियों का कफारा अदा करने के सजावार भी थे और मोसाद दरअसल उन्हें यही सजाए बेगुनाही देने जा रही थी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।